हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इज एवरीवन ऑल राइट? सब कुछ ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई वगैरह सही चल रहा है? एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं ना। वही तो, अंदर का आपके जो कमीना है वो आप ही निकाल सकते हैं। क्लियर है? आवाज़ सही है आज? वही तो, अंदर का आपके जो ओके ओके, बढ़िया है। सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है। मेंटरिंग का तो शायद कल में शेड्यूल था ना। कल के शेड्यूल में मेंटरिंग एक वीक में एक बार 6 दिन पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। इस बार तो खैर संडे पड़ गया था बीच में, उसमें भी फिजिक्स की क्लास हो ही गई थी जहाँ तक था। ठीक है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना। सीक्वेंस, सीरीज, क्वाड्रेटिक जैसा ये तो है नहीं कि काम आसानी से हो जाएगा। उसमें क्या था, प्रॉब्लम के साथ साथ हम सारा कुछ काम करते गए थे। बट इस केस में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा पार्ट मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स में भी पढ़ाया था, अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा। ठीक है। बट यहाँ पे सारी चीजें लाइव होगी, अगेन मैं सारी चीजें फिर से कवर कर दूंगा। अब देखो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एज तुरंत तुरंत प्रॉब्लम सारे कराना बड़े मुश्किल की बात है। बट करेंगे क्या कि जैसे आज जो 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, इसके बेसिस पे करीब 10 से 15, क्योंकि देखो एक बात, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एनालाइज कर लेते हैं कि सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा या तो बहुत इजी आएगा या तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। या तो सिर्फ ऐसा आ जाता है कि भैया आपको रियल पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करना है, ऐसा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है। बट कभी कभी होता है ज्योमेट्री के यूज कर देता है उसमें, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो पिछले 1-2 सालों में ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, मीडियम एवरेज ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था। पहले आसान आया करते थे, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे वो हो भी ना पाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा सिचुएशन मान के चलना है कि हमने जितना कराया, मैं यहाँ पे जितना कराऊंगा उससे ये तो जरूर हो जाएगा कि 80% क्वेश्चन आप करने लगेंगे। 20% के लिए फिर आपको एडवांस लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा कभी कभी, जो कि जेईई मेन में भी पूछ देता है। जैसे आज की जो भी क्लास होगी थ्योरी पार्ट, 1 से 1.5 घंटे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे क्या है कैसे है। वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। अभी आज जहां तक लग रहा है मुझे, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट और उसका डेरिवेशन और आपका सिस थीटा वाला जो थ्योरी होता है, यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला, उतना हो जाएगा। फिर जो मेन में मतलब जो थोड़े से कठिन टॉपिक है, फिर उसको फ्रेशली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कोनी मेथड और रोटेशन मेथड, ये एक नए क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास होगी उससे थोड़ा हट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स है, आर्गुमेंट जिसको दिक्कत होती है, मॉड्यूलस वाले प्रॉब्लम में भी बहुत दिक्कत आती है कि भैया मॉड्यूलस वाला प्रॉब्लम ग्रेटर और इक्वल टू आ जाता है, थोड़ा सा पोलर फॉर्म में दिक्कत आता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये सारी चीजें आज एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब ये क्लास ओवर होगा तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आज के ही दिन मैं 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस टॉपिक्स पे करा दूं, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, आप वहां पे जरूर देखना, है ना, क्योंकि ये भी जरूरी है। साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना होगा, दुगना टाइम समझ लो देना होगा। आपको पढ़ना तो है ही हमारे साथ, बट जो एक्स्ट्रा ये 10-15 क्वेश्चन डेली कराऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, वो जरूर देखना, तो सही रहेगा ना। बोलने से नहीं होता है, 3 नहीं 4 हो जाएंगे। हाँ, 4 लेक्चर सपोज कि 2 लेक्चर हमारे ये प्रैक्टिस वाले मतलब थ्योरी जिसमें पढ़ेंगे, और 2 लेक्चर समझ लो प्रॉब्लम वाले, तभी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, अब ये बताओ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपना खत्म होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद क्या किया जाएगा? बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद क्या स्टार्ट किया जाए? 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर जो बचे खुचे टॉपिक्स हैं वो सब स्टार्ट करें। आप बताइए जो आपको मस्त लगे, जिस पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है, जिससे आपको ज्यादा भरोसा है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर मजा आएगा।
क्वेश्चंस तो साथ साथ होते भी रहेंगे, प्लस क्वेश्चंस को हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपका एक्स्ट्रा क्लास वहां पे कवर हो जाए। ठीक है, आप उसे फास्ट करके पॉज करके चाहे जैसे करके तुरंत सारे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, है ना। फंक्शंस तो भाई कैलकुलस के साथ देखा जाएगा निकिता शर्मा। कैलकुलस कोऑर्डिनेट फंक्शन कोऑर्डिनेट की ज्यादा डिमांड आ रही है। 1-2 बच्चे बायनोमियल बस बोले हैं। ओके, अभी पहले 11th पे फोकस है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत अच्छे होगा, कैलकुलस का आप टेंशन मत लो। कैलकुलस ऐसा पढ़ा दूंगा कि कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप कहोगे बस हो गया। देन कैलकुलस इज माय फेवरेट एंड योर फेवरेट टू। आपका भी फेवरेट होने जा रहा है कैलकुलस, तो इसके लिए पेशेंस बनाओ। 12th में है ये, तो कैलकुलस स्टार्ट ही हम करेंगे फंक्शन से। ठीक है, फंक्शन पूरा पढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद हम एलसीडी वगैरह देखेंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। देन उसके बाद पूरा कैलकुलस धीरे धीरे एओडी पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इंडेफिनिट, फिर एरिया बाउंडेड, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये तो मैं करा दूंगा अच्छे से कैलकुलस। अभी कोऑर्डिनेट कर लेंगे इसके बाद, ये तब मेजर पार्ट हो जाएगा ना। फिर अलजेब्रा में अपना बचेगा बायनोमियल, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। इसको साथ में करेंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली चीज है और कोई गारंटी नहीं कि इसके क्वेश्चंस आ जाए तो आप कर ही लो, है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगर पीएनसी का अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया तो आप कर लो, इसकी कोई गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे पढ़ के कर लो। बट इसकी गारंटी जरूर है कि हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा, उसका क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन जरूर करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दूंगा तो जरूर करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरूर करेंगे, कैलकुलस पूरा जरूर करेंगे। फिर लास्ट में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, इसके भी क्वेश्चन जरूर करेंगे। और बचा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो उस पर ज्यादा फोकस अपना रहेगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में देख लिया जाएगा, क्योंकि बेसिक सा प्रॉब्लम आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता ही, एलिवेशन, डिप्रेशन, क्लियर है। अरे यार इसमें कोई पूछने वाली बात है रुद्र सिंह। अरे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ये तो सबसे बच्चों वाला चीज है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, वो भी बहुत अच्छे से होगा, है ना। तो कुल मिला जुला अब लग रहा होगा आपको भी वाकई में यार मैथ तो बहुत इजी है। लेकिन यार मैं अगेन फिर से कहूंगा, आप फुल्ली मेरे ऊपर रिलाई नहीं करोगे। मतलब क्या कहने का है कि सिर्फ मैं जितना यहाँ पढ़ा रहा हूं और सिर्फ मैं जितना यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूं, सिर्फ उतने से आप काम नहीं चलाओगे। ट्रस्ट में, जो दूसरा बंदा सोल्यूशन आपके सामने करता है उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है ना। आपको करना क्या, जो भी असाइनमेंट हम देते हैं, या फिर असाइनमेंट जाए भाड़ में, नहीं मतलब आपका असाइनमेंट से, ठीक है। आपके पास कोई तो बुक होगी, उसमें प्रैक्टिस करने के प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो एक काम करना, आज सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, आज एक काम आपको करना है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। सबके पास एक साइड बुक या रेफरेंस बुक होगा मैथ का, चाहे आपके पास वो आरडी शर्मा होगा, जस्ट वेट, चाहे वो आपके पास आरडी शर्मा होगा, चाहे आपके पास अरिहंत होगा, या फिर चाहे आपके पास सिंगेज होगा, या फिर आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल होगा, ठीक है। ओके, ये चीज पहले तो आप साइड में एक टेबल है आपके पास, यहां पे आप रखेंगे। ध्यान से सुन लो, 5 मिनट की बात है लेकिन जरूरी काम आएगा, ठीक है। पढ़ते तो रहेंगे हम हमेशा, बट एक रोड मैप जान लो, जरूरी है अगर आपको अच्छा करना है, ठीक है। अब समझो, यहां पे ये आपने अपनी रेफरेंस बुक रख ली, यहां पे आज ही के दिन आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसके हिसाब से, चैप्टर वाइज खरीदेंगे। ये नहीं फुल्ली जेई मेन के पेपर नहीं खरीदने हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस जेई मेन, ठीक है, चैप्टर वाइज जेई मेन। आज ही जाना है मार्केट, शाम को सब लोग को खरीदना है। 2020 का इंक्लूडेड हो या फिर 2020 वाला ना हो तो मैं कराता हूं 2019 तक का हो। और सुनो, पुराना नहीं खरीदना है, नया खरीदना है। कोई पैसा बचाने के लिए सेकंड हैंड नहीं लेगा, ये चीज लोगे। अब जब मैं क्लास ओवर करता हूं तो आप इसमें से खूब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया करेंगे। आप असाइनमेंट मत करना, हालांकि मैं दे दिया करूंगा, मत करना असाइनमेंट, बट क्लास ओवर होने के बाद इसमें आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। सपोज एक टॉपिक पे आपको डाउट आ गया कि भैया मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट पे दिक्कत आ गई, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछता नहीं, एक रेफरेंस बता रहा हूं, लोकेशन ऑफ रूट पे दिक्कत आ गई,
ठीक है, 5-6 प्रीवियस ईयर करना, ज्यादा नहीं, जैसे कि 2019 से लेके 2014 तक करना, उससे पीछे मत जाना, इतना बहुत है। तो फिर इसको आपने सपोज दिक्कत आई तो तुरंत आप ये बुक उठाओगे, जो भी आपके पास मटेरियल, इसमें पढ़ोगे। इतनी बढ़िया बुक्स होती हैं कि उसके साथ इलुस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, इलुस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स, उसे सॉल्व करोगे, सोल्यूशन यहां नहीं देखना है, देन उसके बाद फिर से आके वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जब इस तरीके से आप अपना मैक्सिमम टाइम, मतलब कि दिन का अगर 24 घंटे होता है तो 24 घंटे आप अपनी पढ़ाई में दे रहे हो। सोना भी एक पढ़ाई का पार्ट है, बिकॉज वो रिफ्रेशमेंट है, तभी तो आप अगले दिन काम करोगे, वो फ्यूल है आपका, सोने को काउंट नहीं। जो आप फालतू टाइम वेस्ट करते हो इधर बात करने में, उधर ये देखने में, वो देखने में, ठीक है। तो अगर आप अपने 24 आवर्स फुल यूटिलाइज करते हैं, देन मेक श्योर कि आपको सफलता मिलेगी। 10 मिनट हो गए इसी में, ओके यार। फिर से ये प्ले स्टोर वाले बहुत खराब बच्चे हैं भाई। 200-300 रुपए की बुक आएगी, कहीं से कुछ नहीं डाउनलोड करना है, जाके खरीदो, ठीक है। जिस तरीके से बताया उसी तरीके से काम करो, नहीं एडवांस के नहीं, ओनली जेई मेंस का खरीदना, ओनली जेई मेंस, ठीक है। ये टाइम आज मैंने आपको निकाल के दिया ताकि आप एक सही ट्रैक पे जाओ। अगेन फिर से मैं कह रहा हूं, 1.5 से 3 घंटे के लेक्चर में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। हो सकता है कई टॉपिक्स छूट भी जाते हो सकता है कई टॉपिक्स आपके नहीं क्लियर हो पाते हो, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 2 दिन में पढ़ा, कोचिंग्स में 10-10 दिन, 15-15 दिन पढ़ाए जाते हैं, ट्रस्ट में, 1 साल में। तो 1-2 महीने में ऐसा थोड़ी कि हम सारा कुछ कवर कर ले रहे हैं। तो आपको अपने से इफर्ट देना होगा। इफर्ट कैसे दोगे? इसी तरीके से। आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तभी आपको डाउट आएगा, करे यार ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो तुरंत आप रेफरेंस बुक खोलोगे, वहां से पढ़ोगे। मैं यहाँ इतनी चीजें जरूर पढ़ा दे रहा हूं कि आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी सारी चीज की। आप बुक उठा के कभी पढ़ोगे तो आपको कोई वाह यार भैया ने तो एकदम सेम टू सेम यही पढ़ाया था। इसके नेक्स्ट आप अगर मैं नहीं भी पढ़ा रहूंगा तो आप उसे खुद से कर सकते हो, ठीक है। दिशा ले लो, ठीक है। अरिहंत में थोड़ा मिसप्रिंट रहता है, या अरिहंत ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूरे ही प्रीवियस ईयर तक आता है, बट आपको करना क्या है, 2020 से लेकर 2020 का खैर मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा ही देता हूं, 2015 तक आप कर लेना, ठीक है। ये 5 साल का कर लो, बस काम हो जाएगा। यही आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं। 41 ईयर से नमन अरोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसी से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डीपीपी करो, बट यार प्रीवियस ईयर करने से ये आइडिया लगता है कि वाकई में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बहुत टाइम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर जान लेते हैं होता क्या है। देखो, अगर एक्स स्क्वायर की आप बात करें, एक्स स्क्वायर की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि भाई जो अपना एक्स स्क्वायर होता है वो या तो ग्रेटर होता है या तो इक्वल होता है 0 के, ये क्लियर है सबको, ठीक है। अगर हम भाई कोई कहे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है? क्या इसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है ना। तो यहां पे भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है, और डेट्स वाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था। एक यूलर नाम के भैया थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन निकाल के दूंगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ -1 प्लस माइनस। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट यूलर ने इसको एक आई के रूप में दिया, तो कहा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और आई को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और आई को रिप्रेजेंट क्या है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है? रूट ओवर -1। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि रूट ओवर -a इंटू रूट ओवर -b इज इक्वल टू, पहला रूट ऑफ ए बी, दूसरा माइनस रूट ए बी, ठीक है, तीसरा नॉट डिफाइंड, चौथा ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई कौन सा है? फटाफट आंसर बताओ, बिना सोचे बिना समझे, फटाक से बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एलन का चलेगा बिजनेस।
एक बच्चे ने दूसरा बोला, बहुत ही गलत। वीडियो चल रही है। ए, अपूर्व विवेक ने ए बोल दिया, एक ने सी बोल दिया। ठीक है, ए बोल रहे हैं काफी बच्चे, अभिषेक पांडे। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज कमेंट्स देखिए और बताइए, जितने बच्चे हैं कमेंट्स देखिए, क्या सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है? कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। ऐसे काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो चीज है भाई, सबसे पहली बात तो ये तभी ऐसा आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जब दोनों यहाँ पे या तो एक कोई सा इसमें पॉजिटिव हो, अदरवाइज आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इसको आप लिखेंगे क्या? रूट माइनस ए को भाई आई टाइम्स रूट ए आपने लिख दिया। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू रूट माइनस वन होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो रूट माइनस वन इंटू ए तो पॉजिटिव, तो माइनस ए अंदर हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे आई टाइम्स रूट बी, तो ये हो जाएगा भाई आई स्क्वायर रूट ए बी। आई आपका रूट माइनस वन होता है, आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस ए बी होता है। काफी बच्चे सही दिए थे, बट ये नहीं उम्मीद था कि काफी बच्चे गलत भी देंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए वाले नहीं भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई तभी होता है आइदर इसमें से कोई एक पॉजिटिव हो, तो इसको क्या करेंगे, आई रूट ए लिखेंगे, आई रूट बी लिखेंगे। अब दोनों पॉजिटिव हो गया, आई स्क्वायर रूट ए बी हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां जो कि आपको नहीं करनी, अवॉइड करो। ओके, ये मिल गया भाई आई, यहां से हमें मिलता है आई, और ये सारी चीजें यहां पे आपके सामने लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अच्छा, आई हमें मिल गया भाई रूट ओवर माइनस वन। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोई बताए? माइनस वन। आई क्यूब कितना हो जाएगा भाई? आई क्यूब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं। ये आई स्क्वायर माइनस वन है, ये माइनस आई हो जाएगा। ध्यान से समझते जाना सारी बातें। आई के पावर फोर कितना होगा भाई? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होगा, ये कितना? माइनस वन इंटू माइनस वन, ये आपका वन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वन बाई आई कोई बताए कितना होगा? ये हो जाएगा भाई वन बाई आई स्क्वायर, ऊपर भी हमने आई से मल्टीप्लाई किया, तो ये सपोज आपका आई हो गया, है ना। ऊपर आई डिवाइडेड बाई माइनस वन, मतलब माइनस आई। अगर वन बाई आई आपसे कोई पूछता है तो ये माइनस आई होगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आई के पावर फोर है तो वैल्यू वन आ रही है। अगर आई के पावर फोर टाइम्स कुछ भी है, आपका कुछ भी मल्टीपल में है यहाँ पे, बस यहाँ पे एक फोर आ गया और उसके मल्टीपल में यहाँ कुछ भी हो, टू है, थ्री है, फाइव है, एट है, नाइन है, नथिंग मैटर्स। अगर आई की पावर फोर इंटू करके कुछ भी आ गया, यहाँ बस फोर आ गया, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी है, वन आएगी। क्या आएगी? वन आएगी। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, माइनस आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसे करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आई के पावर 1998 है ना। अगर बहुत दिमाग वाला बच्चा होगा तो सीधे ये करेगा भाई कि मैं इसे आई के पावर 2000 करता हूं, नीचे आई स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, ये हमें दिख रहा है भाई, ये 4 का मल्टीपल है, तो भैया ने अभी बताया 4 का मल्टीपल आएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भैया नीचे आई स्क्वायर, ये माइनस 1 हो जाएगा, मतलब आंसर आ गया -1। या फिर कोई गधा बच्चा होगा तो ऐसे कहेगा भाई 1998 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, यहाँ 3 बचा, यहाँ 9 हो गया, 4 9 जा 36, यहाँ बचा 3, ये 8 आ गया, 4 9 जा 36, ये बचा 2। मतलब भैया हम इसको लिखेंगे आई के पावर 499, ठीक है, इंटू आई, सॉरी 4 इंटू 499 इंटू आई स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है, बात वही पड़ेगी आपकी। ये क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। बात वही है, तो चाहे इस तरीके से आप करो चाहे उस तरीके से करो। तो पहला क्वेश्चन सबसे क्लियर, काम खत्म, इसकी वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। जहां ना समझ में आए प्लीज टोक देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, बट कोशिश करो फटाफट सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टू द पावर -999 नहीं है, 9999। फिर से कोई होशियार बच्चा रहेगा तो ये कहेगा भाई आई के पावर 10,000 में नीचे कर देता हूँ, एक आई में ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बात वही है, क्लियर। ये भाई फिर से 4 का मल्टीपल है भैया, ये 4 का मल्टीपल 1 होगा, इसकी वैल्यू सिंपली हमने आई लिख दी, खत्म कहानी। ठीक है, अब इसकी बात अगर कर लें आप थर्ड क्वेश्चन की, तो ये -√/-1
के पावर 4n+3 है, n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये चीज क्या है जो अंदर लिखी √-1, ये तो i है ना, -i के पावर 4n+3 हो गया। क्लियर? ये -i के पावर 4n इंटू -i का क्यूब हो गया। 4 आ गई, ये इवन है तो माइनस आपका प्लस ही हो जाएगा, और इसके पावर में 4 है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 होगी, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ये i³ हो जाएगा। i³ की वैल्यू हमने देखी थी, क्या थी भाई? -i थी। अगर नहीं याद रहता इन केस तो i³ को आप सिंपली लिखेंगे i² इंटू i, ये -i, सिंपली आप करके भी देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका -i³, ये -1 आपका यहाँ रहेगा, तो i यहाँ से इसकी भी वैल्यू आ गई, तो इसका भी आंसर आ गया i, इसका भी i, इसका क्या था? -1 शायद, जो भी था। ठीक है, तीसरे का i। क्लियर है? तो मतलब समझ में आ रहा है ना, चीजें हो रही है ना, चीजें अभी तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। वेरी गुड। चलो तब आगे बढ़ सकते हैं भाई फटाफट। बहुत अच्छे, इसी तरीके साथ अगर बना के रखोगे तो नैया पार हो जाएगी। ठीक है, बेड़ा पार हो जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे जब आप पता चलेगा, आपको 20 दिन हो गए यार हमें तो इलाइट बैच ज्वाइन किए हुए, 20 दिन में आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाएगा कि आप बहुत ही लेवल तक काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले तो ये जान लो टॉपिक, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आयोटा के पावर्स आ गए तो उसकी वैल्यू होती है 0। तब प्रोडक्ट में नहीं भाई, सम में। अगर सपोज कोई कहे भाई i की पावर n है, कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर लेने आयोटा के, फिर n+1 के बाद क्या आएगा? n+2, फिर इसके बाद क्या आएगा? n+3। अब क्या दिख रहा है हमें? 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है, मतलब एक बार n है, फिर n+1 है, फिर n+2। अगर इसका सम होता है तो क्या होती है वैल्यू? 0 होती है। होती है ना, अभी मैं बोला कैसे होती है, एक बार आओ देख लेते हैं। i की पावर n हमने यहां से कॉमन लिया, ये 1 प्लस यहाँ पे सिंपली i बचेगा, यहाँ i² बचेगा, यहाँ i³ बचेगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब i के पावर n, ये 1 प्लस i, यहाँ पे i² कितना होगा? -1, i³ -i होगा। अब ये कितना हो जाएगा भाई? 1 से गायब, i से गायब, 0 इंटू i के पावर n 0। तो यहां से हमने प्रूव भी कर लिया। तो जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा आएगी तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कहानी खत्म है। अब क्वेश्चन करेंगे फटाफट भाई, हम करो क्वेश्चन भाई फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 से, अरे यार भाई ये धोखा दे रहा है मुझे बार बार। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n+1। सभी गधे बच्चे तुरंत बताएंगे। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा। अच्छा यार, अभी फिर कोई कहेगा कि सूरज भैया बहुत तेज पढ़ाते हैं, बाउंस हो जा रहा है। भाई यार क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन किया है 2 महीने 1.5 महीने का, अब उसमें अगर हम धीरे धीरे भी चलें, अब कैसे चीजें कवर करें? सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सारा सिलेबस भी कवर कराना है इतने दिन में। कोचिंग में क्या भाई, यही आयोटा पकड़ लेंगे, 1 हफ्ते यही पढ़ाते रहते हैं, इसी पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कराते रहते हैं। बट हमारा तो ऐसा नहीं है ना। और क्रैश कोर्स पढ़ाना बहुत टफ, मतलब डिफिकल्ट बात होती भी है, सभी के बस में होता भी नहीं कि एक ही दिन में सारा पढ़ा दें। पढ़ा फटाफट इसका आंसर। थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। देखिए i -1 प्लस i, बता देना भाई, मुझे क्या दिक्कत, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, भले आपका आधा सिलेबस ही रह जाए। 1.5 महीने में खत्म कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो। जिस दिन आ गए फॉर्म पे 6 घंटे क्लास ले ली जाएगी, एक ही दिन खत्म। ठीक है। अच्छा, कई बच्चों ने जवाब दे भी दिया, कई बच्चों ने नहीं भी दिया। क्यों नहीं दिया भाई, आओ देखते हैं उन्होंने क्यों नहीं दिया। ये n इज इक्वल टू 1 से 13, पहली बात तो आप अलग कर लीजिए, सिग्मा की प्रॉपर्टी भी हमने कल पढ़ी थी। अच्छा, देख रहे हो जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं, पिछली चीजें बहुत ही तेजी से यूज हो रही हैं। कल सीक्वेंस में कितना क्वाड्रेटिक यूज हुआ था, है ना। अच्छा, ये यार 1 से 13 तक है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अपने को। क्यों? क्योंकि अगर 12 तक होता तो 4 के 3 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बना सकते थे कि नहीं। दिमाग लगाओ भाई, अगर हम कहते भाई 1 से 12 तक है तो 4 का 1 कॉन्जिक्यूटिव पेयर, मतलब कि भाई एक बार 1 2 3 4 पावर में होता, फिर 4 का 1 पेयर, फिर 4 का 1 पेयर, और इनका सम क्या होता है? ये होता है 0, ये भी 0, ये भी 0, जब भी कॉन्जिक्यूटिव बात। तो क्यों ना हम इसको 12 ही टर्म करें, पहला वाला टर्म हटा देते हैं।
ठीक है, सिग्मा n इज इक्वल टू 2 से लेके 13 तक काम करते हैं। और ये जो पहला वाला था यहाँ पे i के पावर 1 रखोगे तो ये सिंपली i हो जाएगा, है ना। अब इसी तरीके से इसमें भी पहला वाला हटा लेते हैं, ये i स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये सिग्मा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 2 से 13 i के पावर n प्लस 1। अब दिख रहा है हमें ये 12 टर्म्स है i के पावर n, मतलब 12 कॉन्जिक्यूटिव है। तो शुरू के 4 0 फिर 4 0 फिर 4 0, ये चीज समझ में आ रही नहीं या फिर मैं फिर से बताऊं, ये n इक्वल टू 2 से 13 12 टर्म्स हैं, फिर से 12 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 4 करके 3, ये भी 0। आ रही समझ? नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा। तो ये वैल्यू हो गई 0 भैया, ये वैल्यू हो गई 0, बचा क्या i प्लस आई स्क्वायर, बचा क्या i प्लस आई स्क्वायर, मतलब कि -1 है, i -1 इज द करेक्ट आंसर। i -1 वालों सही है, माइनस, अरे गजब बच्चे हैं, ऐसे कर रहे हैं -1 प्लस i माइनस, मतलब मुझे गलत साबित कर रहे हैं भाई। तुम्हारा भी सही है -1 प्लस i, मेरा भी सही भाई i -1, ठीक है, जैसा भी आपको लगे भाई, जिसका सही मान लो। YT गेमर आ गया भाई, YT गेमर को दिक्कत हो गई थी कल। ऐसा मत करो यार YT गेमर भाई, पढ़ो, हम भी तो अपना एफर्ट कर रहे हैं। नाम ही नहीं पता चलता तुम्हारा, क्या है नाम वैसे? आप अपना नाम बताइए YT गेमर। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि भाई 12 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बनेंगे, मतलब कि i की पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, i क्यूब होगा, i की पावर 4 होगा, ऐसे i की पावर 12 होगा, है ना, ये i की पावर 5 होगा। तो शुरू के ये 4 0 हो जाएंगे, फिर बीच के ये 4, फिर यहाँ पे ये 4 0 हो जाएंगे। क्लियर है? रिपीट, रीमा शर्मा भी रिपीट। अच्छा चलो ठीक है, ये हमने कहा कि ऐसा कुछ है, ये 13 टर्म्स है भाई, ठीक है, 13 टर्म्स है। ओके, अब क्या है भाई कि n इक्वल टू 1 से 13 i के पावर n इक्वल टू 1 से 13 i के पावर n प्लस 1। क्लियर है? अब हमने कहा भाई इसको अगर हम 12 टर्म्स बना लें तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम 0 होता है, और अगर 12 रहेगा तो 4 4 4 की 3 पेयर्स बन जाएंगे। तो एक हमने अलग कर लिया, मतलब कि n इक्वल टू 1 वाली वैल्यू सिंपली लिख दी, और n इक्वल टू 2 से हम ये समेशन स्टार्ट करें, 2 से 13 तक जा रहा है i के पावर n, मतलब कि ये आपके अब 12 टर्म्स बचेंगे। ये i स्क्वायर है, अब सिंपली हमने यहां भी किया क्या, n इक्वल टू 1 वाला बाहर निकाले, अब n इक्वल टू 2 से 13 स्टार्ट कर रहे हैं, ये बन गई वैल्यू। क्लियर है? अब ये i और i स्क्वायर इसको आप अलग ही रखो, ये अब हमें पता चला कि ये 0 है। अब आपको इसमें शायद डाउट आ रही है कि क्यों 0 है, तो रुको मैं बता ही देता हूं क्यों 0 है, ठीक है, बट थोड़ा सा अब इसके बाद फास्ट चलना है। चलो मैं यहां पे लिखता हूं क्यों 0 है, ठीक है, जिसे नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि ये 0 है, क्यों भाई कि n इक्वल टू 2 से लेके चल रहा है 13 तक i के पावर n, ठीक है। मैं इसे क्या लिख सकता हूं भाई, i स्क्वायर 2 से स्टार्ट है, ठीक है, i क्यूब, i के पावर 4, i के पावर 5, i के पावर 6, i के पावर 7, है ना, i के पावर 8, i के पावर 9, i के पावर 10, i के पावर 11, i के पावर 12, i के पावर 13। यही तो इसका मतलब है, n इक्वल टू 2 से 13 लिखने का यही तो मतलब है। n इक्वल टू 1 हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि 13 पेयर्स बन जाता। अब गिनो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बने हैं। मैंने कहा क्या कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर आपके 0 होते हैं, तो ये आपका 0 होगा कि नहीं, 2 3 4 5 4 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स के सम है, 6 7 8 9, ये भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, इसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी देखो 10 11 12 13, ये भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम, ये 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा। तो तीनों का सम करोगे 0 होगा, ये 0 हो गया। उसी तरीके से इसमें 12 पेयर्स बनेंगे, i क्यूब से स्टार्ट होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर है? हाँ यार रिवाइंड कर लो भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। अब ये वाला फटाफट बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेके 100 i के पावर n फैक्टोरियल। फटाफट, अब मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसके पहले आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, सोचने का टाइम इसमें आपका खत्म। अब क्या हो जाएगा भाई, n इक्वल टू 0 से 100 i के पावर n फैक्टोरियल है।
अच्छा n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? अगर 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल लिखूं, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल में भी 4 आ रहा है ना, मतलब 4 का मल्टीपल हो रहा है, मतलब 4 के आगे कोई सा भी आप फैक्टोरियल देख लो तो उसमें 4 आ ही रहा है। आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है। 7 नहीं, आप 100 फैक्टोरियल में देख लो तो यहां भी 4 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब कि 4 के मल्टीपल में अगर आई की पावर है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, है ना। लेकिन यार ये सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक तो हमें दिक्कत है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें तो भाई वो चीज नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए, 4 तो नहीं आ रहा है। बट अगर हम बात करें सिग्मा n इज इक्वल टू 4 से लेके 100 तक आई के पावर n फैक्टोरियल, तो इसमें हमें देख रहा है भाई आई के पावर 4 फैक्टोरियल प्लस होगा आई के पावर 5 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे 100 फैक्टोरियल तक। अब सब में आई के पावर में 4 का मल्टीपल आ रहा है तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अच्छा, मतलब कि ये प्लस लिखेंगे, ये वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे कितने टर्म्स तक होगा? अब कई सोच रहे होंगे भाई अच्छा बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, कितनी बार 1 आएगा सम होने पर? कई बच्चे सोचोगे 96 टाइम्स आएगा। आप गलत हैं, इसमें 97 टाइम्स आएगा, ये 97 टाइम्स आएगा। अरे भाई 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले 3 ही टर्म तो खाली हुआ, 1 से लेके 100 तक 100 टर्म, 1 2 3 हमने हटा दिया तो 97 टर्म्स बचे ना जब 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, टोटल सम करोगे तो ये 97 हो जाएगी, बस इसको ऐड करना है। अब इसमें पर्टिकुलर आप डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे। 0 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आई के पावर 1, आई के पावर 1 करोगे तो आई के पावर 1 हो जाएगा। फिर आई स्क्वायर मतलब 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, आई के पावर 3 फैक्टोरियल तो 3 2 जा 6 होता है, प्लस यहाँ पे 97 है ना। यही सब प्रॉब्लम्स अगर नहीं कर पाओगे दिक्कत हो जाएगी। 2i माइनस 1 और i के पावर 6 क्या होगा भाई? आई क्यूब का स्क्वायर, आई क्यूब माइनस आई है तो माइनस आई का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर कितना है? -1 है, ये भी आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 97। अब क्या है? 2i 97 माइनस 2 जाएगा तो 95 बचेगा। 2i प्लस 95 इज द राइट आंसर। बताओ भाई, किसी का आंसर नहीं आया था ना? 97 टर्म्स, कई बच्चे 96 टर्म्स बोले थे। i प्लस 97 कहां से आ रहा भाई तुम लोग का यार? 95 प्लस 2i इज द राइट आंसर। 95 प्लस 2i इज द राइट आंसर। एक बच्चे ने बस सही बताया, मोहित का सही हो गया, चलो समर्थ का सही हो गया, फैंटम गेमिंग का सही हो गया। इसी का दीवानिया ने पूछा कि 97 कहाँ से आया। भाई देखो ये जो टर्म्स है ये कितनी बार ऐड हो रहे हैं, ये n इक्वल टू 4 से 100 टाइम्स तक सम कर रहे हैं हम, और सारे सम की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 1 1 97 टाइम्स तक। भाई 4 से 100 तक आप एक काम करना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो गिनती लिखेगा अपने कॉपी पे, उसकी यही प्रैक्टिस है। 4 5 6 ऐसे 100 तक लिखेगा और ऐसे ऐसे काउंट करेगा, 1 2 3 4 5, तो उसे पता चलेगा कि 97 टर्म्स होते हैं। अच्छा ये बताओ 1 से लेके 100 तक कितने टर्म्स होते हैं? 100 होते हैं ना। अगर मैंने कहा भाई 1 2 3 हटा दो भैया और 4 से स्टार्ट करो, 4 से लेके 100 तक, ठीक है, तो कितने टर्म्स होते हैं भाई? 3 टर्म्स हमने हटा दिया 100 में, तो ये कितने टर्म्स बचे हैं? 97 ना। दिमाग लगाओ यार। ओके क्लियर, समझ गए? आगे बढ़े आदित्य कुमार, आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चूंकि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा, आधा घंटा हो गया अपने सेशन को स्टार्ट हुए, अब सीखा अभी तक हमने कुछ नहीं, है ना। डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है इसे रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो आई के साथ एसोसिएटेड होता है इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब हरकतें एकदम अवैध हैं। 2 + 3i इज ग्रेटर देन 4 + 5i, ये सब जैसे आप रियल नंबर में करते थे ना, a इज ग्रेटर देन b, a + b इज ग्रेटर देन b + c, ये सब हरकतें बहुत ही अवैध हैं, तो इसमें ये सब मेक श्योर की गलतियां नहीं करेंगे।
कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी चीज बहुत ही अवैध है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन ये कन्फर्म है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 होगा। ये आपका रियल नंबर में होता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीजें बहुत ही कानूनन जुर्म माना जाता है कि अगर आप z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर 0 करें और आप कहें कि भाई z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू 0 होगा, ये चीज बहुत ही अवैध है। ठीक है, धारा 302 लग जाती। क्यों? सपोज हम कहते हैं भाई z1 को हमने माना भैया, एक एग्जाम्पल ले लो 1 प्लस आई, z2 को माना हमने भैया 1 माइनस आई। अब क्लियरली हमें पता है z1 और z2 0 नहीं है, कुछ नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्क्वायर करते हैं, z1 स्क्वायर आप करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर, तो सिंपली माइनस आई होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 2i हो जाएगा। इसी में प्लस कर दो z2 स्क्वायर, ठीक है, इसी में प्लस कर दो, z2 स्क्वायर को ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस आई स्क्वायर मतलब सिंपली ये भी -1 होगा, और यहाँ पे -2i, ये 0 ये 0 ये इससे कैंसिल। अब हमें दिख रहा है भाई z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर तो 0 आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भैया जो z1 हो भी 0 या z2 भी 0 है, तो ये चीज गलत हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीज का ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आप जरूर कह सकते हैं कि अगर z1 इंटू z2 0 है तो या तो आपका z1 0 होगा एंड z2 नॉट 0 होगा, और फिर आप कह सकते हैं z2 0 होगा एंड z1 आपका नॉन 0 होगा। ये आप जरूर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये जो कहानी हमने अभी इतनी तेजी से पढ़ी, ये सारा क्लियर हुआ या नहीं? अरे भाई पार्क यार, सॉरी यार, हमें पता नहीं था। ठीक है, इतना अब संविधान हमें आता नहीं है, खैर जो भी हो। बताओ ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट फटाफट। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। समझते ही रहते हो क्या यार तुम लोग इतनी देर तक? क्लियर? चलो हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। हटा, हो गया सबको क्लियर? कुछ था ही नहीं तो क्लियर क्या करोगे इसमें? ओके, अब देखते हैं भाई कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि सपोज हमारे पास करें कि z1 इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, और z2 इक्वल टू c प्लस आई डी है। अगर पहली चीज अगर हमें एडिशन करनी होती है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम अपने पास क्योंकि है नहीं। एडिशन जब करेंगे तो a प्लस सी आप रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, और ये जो इमेजिनरी वाला है इसको इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा z1 प्लस z2। ठीक है, ऐड कर लिया हमने। अगर दूसरी बार सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो z1 माइनस z2 कैसे लिखेंगे आप? भाई रियल को रियल के साथ घटाएंगे, a माइनस सी प्लस आयोटा आप यहाँ पे लिख लेंगे, और ऊपर जो है b माइनस डी, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ घटाएंगे, है ना। तीसरी चीज, आपको अगर मल्टीप्लीकेशन करना तो कैसे करेंगे? ऐसा आप पहले लिख लेंगे, a प्लस आई बी लिखेंगे और यहाँ पे c प्लस आई डी लिखेंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई करो भाई, ए सी हो जाएगा, है ना। ये देखो, अब IB को ID के साथ मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि रियल को रियल के साथ रखना है, तो जब IB और ID को मल्टीप्लाई करोगे तो I स्क्वायर BD बनेगा, है ना। ये हो जाएगा माइनस BD, क्यों? क्योंकि I स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हम आयोटा रखेंगे। आयोटा में कौन कौन सा आएगा भाई? देखो AID, I हमने बाहर लिया है तो AD हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे IBC तो यहाँ पे प्लस BC हो जाएगा। ये काम खत्म हो गया। क्लियर? फोर्थ बात अगर आप करें भाई z1 बाई z2 डिवाइड कैसे करें, इसका थोड़ा सा मामला कठिन होता है। a प्लस आई बी है और नीचे c प्लस आई डी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? आप जब भी डिवाइड करेंगे, पहली बात तो ये काम करेंगे, और जब नीचे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा करेगा, हमेशा इसके कंजुगेट, कंजुगेट का क्या मतलब अभी आगे और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आई जो है वहां पे माइनस आई आप लगा देते हैं, ठीक है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको नीचे कॉम्प्लेक्स दिखेगा तो आप हमेशा यही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ऊपर a प्लस आई बी के फॉर्म में रखना है। अब करो तो a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कई बच्चे सोच रहे होंगे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आना चाहिए, है ना। नहीं भाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस आई डी, सपोज आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा c माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर होगा -1, तो क्या हो जाएगा भाई? c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब ये चीज हो गई। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ac हो जाएगा, ये
माइनस आई स्क्वायर बी डी और फिर आई स्क्वायर मिला के प्लस कर देगा, ए सी प्लस बी डी हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स ये हो जाएगा बी सी और माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन क्लियर है? बताओ भाई, डिवीजन क्लियर है? रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। तो आई थिंक समझ में आ रही हैं चीजें। अब चलो फटाफट देखते हैं। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, वो एक्चुअली मेड आई है काम करने, तो वही खाना बनाती है, तो एक सीटी में उसका पेट ही नहीं भरता, 10-10 सीटियाँ आती हैं, ठीक है, उन्हें जल्दी होता है ना एक्चुअली। ओके चलो आगे बढ़े हम, कोई बात नहीं। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं भाई, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती है एडिशन वगैरह की। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन के, है ना, अगर एडिशन की आप बात करें तो एडिशन सबसे पहले तो आपका होता है क्लोजर, ठीक है, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो एक आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्लियर है? अब क्या होता है, दूसरी बात क्लोजर लॉ हो गया। अब दूसरी चीज आती है भाई आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना, कि आप Z1 प्लस Z2 लिखें तो इसको आप Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं। सब चीजें जानना जरूरी है, 2 मिनट का खेल है, समझ जाओ। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ कहने का क्या मतलब है कि भाई जो आपका Z1, अगर आपने ऐसा किया है भाई Z2 प्लस Z3, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्लियर है? अब क्या करना है भाई, चौथी बात कि अगर आपसे कोई कहे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, मतलब कि ऐसी चीज जिसको ऐड करने पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रहे, तो कौन सा होगा भाई, जेड में क्या ऐड करेंगे जो आपका सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, 0। तो ये आपका जो 0 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ये चीज क्लियर कर लो। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो ऐसा कौन सा चीज जो उससे कैंसिल आउट कर दे, तो आपका माइनस जेड जो होता है, जेड माइनस जेड आप करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो माइनस जेड जो होता है वो आपका होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव, ठीक है, सॉरी एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव, अच्छा यहाँ पे हमने मल्टीपल बोला था क्या, ठीक है, इसे नहीं, ये आइडेंटिटी है आपका, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ये आपका एडिटिव इनवर्स है। क्लियर कर लो। नहीं, ये दाल वगैरह में भी लगाते हैं इतनी इतनी सीटियां। हाँ, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव करेक्ट कर लो। इतना समझदार वाड़ी में क्या रखा भाई, भावनाओं को समझो, ठीक है, भावनाओं को समझोगे तभी तो काम बढ़ेगा भाई। यार क्या होता है, हम तो परेशान हो गए, मतलब दाल भी बनाना होगा 15-15 सीटियाँ फुल गैस करके। हाँ एडिटिव है, एडिटिव भाई, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। वाणी में कुछ नहीं रखा, भावनाओं को समझो, दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है उनका सीटी सुनते सुनते, ठीक है। चलो यही सारा केस अब मैं ज्यादा इरेज नहीं कर रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करता है, मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर लॉ होता है कि Z1 इंटू Z2 आपका जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव में ही मल्टीप्लीकेशन वही चीज है, कॉम्यूटेटिव भी यही है कि Z1 Z2 को आप Z2 इंटू Z1 कर सकते हैं। एसोसिएटिव में भी आप यही कर सकते हैं भाई, Z1 और Z2 इंटू Z3, ये दोनों साथ हैं तो आप Z1 Z2 को साथ ले सकते हैं और Z3 बाहर रख सकते हैं। अब अगर इसमें बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे कोई ज्यादा खास फर्क ना पड़े, बताइए। ऑब्वियसली 1 ऐसी चीज है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 आपकी आइडेंटिटी हो गई। ओके बस ये हो गई आपकी 1 आइडेंटिटी। इनवर्स की बात करेंगे, ऐसी कौन सी चीज है जो भाई थोड़ा सा कैंसिल आउट करे, तो 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। तो इस केस में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रख लो, आइडेंटिटी 1 होगा, इनवर्स 1/z होगा। अब फटाफट आगे आते हैं,
जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं सीटी का जुगाड़ करके आता हूँ। ओके ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, अब आप देखते हैं, आवाज आ रही है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं फटाफट। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक हमने क्या देखा भाई, z इक्वल टू a प्लस आई बी एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर है। अगर कॉन्जुगेट की बात करें तो सबसे पहले उसे हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है क्या आपका a माइनस आई बी, क्लियर। मतलब कि जो भी आपका इमेजिनरी एक्सिस है वहां पे हम माइनस कर देते हैं, a माइनस आई बी हो जाता है, क्लियर। अब क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ किया होता तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होता है, ये जो होता है आपका वो रियल एक्सिस होता है और ये जो आपका ऊपर है उसे हम इस केस में इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ओके, अगर a प्लस आई बी, सपोज a और b दोनों हमारे पॉजिटिव, उसको ड्रॉ करना होता तो कुछ ऐसा बनता, ठीक है, a कॉमा b, ये होगा z, ठीक है। अब अगर सपोज आपको z बार डिनोट करना है तो a तो भाई आपका कुछ यहीं पे आएगा पॉजिटिव में, कुछ यहाँ पे, और b आपका निगेटिव, तो चूंकि निगेटिव तो यहाँ पे आएगा, कुछ आपका ऐसे यहाँ पे आएगा, तो हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो जाएगा z बार, या फिर आप इसे लिखिए a कॉमा माइनस बी। तो हमें ये दिख रहा है कि जो आपका कॉन्जुगेट होता है वो आपका मिरर इमेज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का अलोंग रियल एक्सिस। फिर से सुन लो, जो आपका z बार होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है अलोंग रियल एक्सिस। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यही था आपका z और z बार में कहानी, अभी आगे और देखनी चीजें, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें एक एक करके हम सारी समझेंगे और सारी सीखेंगे, कुछ रटना नहीं है, दिमाग लाना। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रहा होगा, अगर हम किसी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से कॉन्जुगेट ले लेते तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जैसे अगर अपने पास हमने एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिया a प्लस आई बी और z बार अपने पास सपोज है a माइनस आई बी, है ना। अगर z बार का फिर से z बार ले लेंगे, ठीक है, फिर से मैं z बार ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां फिर से हमें चेंज करना होगा साइन, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस आई बी, तो आपका सेम कॉम्प्लेक्स नंबर z बन गया, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नेक्स्ट तो ये याद रखना, अगर किसी कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। नेक्स्ट z को अगर z बार से ऐड करेंगे तो भाई क्या आएगा, करो, z क्या है आपका a प्लस आई बी है, फटाफट सीखनी है बात, a माइनस आई बी है, तो जब इन दोनों को हम ऐड करें तो ये गायब हो गया, बचा क्या है 2 टाइम्स a क्या है भाई, रियल पार्ट ऑफ z ही तो है। अब एक चीज और, इसे हम रियल पार्ट z लिखते हैं, इसे इमेजिनरी पार्ट z लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन आता होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, भाई वही तो आ रहा है z प्लस z बार करने पे, है ना। तीसरी बात, अगर हम z माइनस z बार करते हैं तो ये क्या आएगा भाई, a प्लस आई बी, फिर माइनस करना उसे, माइनस है, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये गायब, बचा क्या 2 टाइम्स आई बी, मतलब क्या बच रहा है भाई 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वही तो बच रहा है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तीनों क्लियर हो गई। अगर मैं कहूं चौथी बात की z प्लस z बार भाई 0 है, अगर ये चीज 0 है तो उसका कहने का क्या सेंस बनता है, मतलब कि भाई 2a आप कह रहे हैं 0 है, मतलब कि आपका जो रियल पार्ट है वो 0 है। अगर रियल पार्ट 0 है तो बचेगा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपली आई बी ही तो बचेगा, और जब सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बचे, मतलब कि रियल पार्ट 0, ये भी एक जानकारी यहां से सीख लो, जब सिर्फ आपका इमेजिनरी पार्ट बचेगा तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी,
और जब आपका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, सपोज ये जीरो होगा और सिर्फ रियल पार्ट बचा है, तो प्योरली रियल, ये अगर ना भी बताया जाए तो आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि ये जो चीज ये प्योरली रियल है, और ये जो चीज अगर सिर्फ ये बचे कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ आयोटा वाला, तो ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर हम करें जेड प्लस जेड बार जीरो है, तो ऑब्वियसली हमें ये पता चल रहा है कि ए जीरो हो रहा है, रियल पार्ट जीरो हो गया, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका प्योरली इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स ही बचेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा भाई जेड माइनस जेड बार जीरो है ये चीज, तो मतलब कि इमेजिनरी पार्ट वाला जीरो हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ये भी प्रॉपर्टीज आपकी डन हो गई। अगर आप ऐसा कहते हैं भाई कॉम्प्लेक्स में कि Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार है, आप इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, सबके ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। और ऐसा आप n नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। सपोज ये आपको n टाइम्स अंदर ही ऐड किया और सबके कंप्लीटली एक बार लगा हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि भाई सबके में बार चला जाएगा। क्लियर? Z1 इंटू Z2 सेम चीज एडिशन साथ है, सेम चीज मल्टीप्लीकेशन साथ है, और सेम चीज आपका डिवीजन के साथ भी है। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, भाई Z1 Z2 को अलग अलग हमने रख दिया। ऐसा सेम हम n के लिए कर सकते हैं। एक बड़ा सा बार है, आप उसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ओके, और सेम चीज डिवीजन साथ में Z1 बाई Z2 का बार है, तो आप Z1 बार Z2 बार अलग अलग लिख सकते हैं। बस ये ध्यान देना नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गए तो काम ही खत्म है। और एक चीज और कि अगर आपका Zn के पावर सपोज बार है, ठीक है, सॉरी ये Z के पावर n में है, Z के पावर n है और इसका होल बार है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं Z के पावर बार लो फिर उसके पावर n लो, ऐसा भी कह सकते हो। तो आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज लाइन बाय लाइन याद हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और सारी चीजें समझने वाली थी, सारी चीजें एकदम वेल ऑल क्लियर होनी चाहिए। आर वाचिंग। नहीं, ये हर जगह सेम है, चाहे सिंगेज आप खोल लो, चाहे आप अरिहंत खोल लो, चाहे किसी कोचिंग का मटेरियल खोल लो, ये तो सब सारी चीजें सेम ऐसे ही लिखी हुई हैं। ठीक है, डन, क्लियर, आगे बढ़े हम। डन। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आती है भाई, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे अब थोड़ा सा आपका लेवल स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉपर्टीज आपको देखने होंगे। अब आंख कान खोल लो, अब फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं। ऑल डन, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब यहीं से सारी कहानी आपको क्लियर करके चलनी है। सपोज अपने पास है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, कुछ आर्गेंट प्लेन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका रियल एक्सिस हो गया, हाँ, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, अब क्या मैं कहूँ भाई, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये सपोज आपका थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो लेंथ है भाई साहब, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड, या फिर इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड। ये किसके बराबर होता है भाई, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ a प्लस आई भी होता है, तो मॉड जेड क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि यहां से लेके इसकी यहां तक की डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं। और ये जो थीटा बन, ये आपका मॉड्यूलस आ गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, इसको मॉड जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर जब हम इसे नापते हैं, इस थीटा को बोलते हैं भाई आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी वैल्यूज भाई हर एक केस में अलग अलग इसकी कहानी होती है। ठीक है, अलग अलग कहानी होती है भाई, सभी कहानियां हमें जाननी पड़ेंगी, कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है थीटा। तो सबसे पहली बात तो ये जो लेंथ है आपका नीचे वाला, ये x है, और ये जो लेंथ है भाई ये y है। तो tan थीटा अभी के लिए हम लिख सकते हैं भाई y बाई एक्स, या फिर थीटा को सिंपली आप लिख दें tan इनवर्स y बाई एक्स, ये भी लिख सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है, ये लेंथ है। और आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट उसे हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड,
ये चीज क्या है, ये पॉजिटिव एंगल अलोंग एक्स एक्सिस है। अभी मैं बताऊंगा आपको आर्गुमेंट निकालना कैसे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, नॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, बताओ भाई क्लियर हो रही हैं चीजें, फिर आगे हम बढ़े, हो रही हैं, चले, शुड बी मूव। अब आ जाओ, हाँ अब सुनो, अब देखो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग वैल्यू जाएंगी। अब देखनी है बात हमें, ठीक है। सबसे पहली बात, दो तरह के आर्गुमेंट निकाले जाते हैं, एक तो होता है नॉर्मल आर्गुमेंट बिल्कुल, और एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड द आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो आप दोनों अलग अलग निकालेंगे। बट अगर आपसे कुछ भी नहीं लिखा है, आप आगे अब से कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है फाइंड आर्गुमेंट, आप हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। अनटिल एंड अनलेस आपसे दोनों अलग अलग चीजें पूछी, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, तो ही जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं याद रखेंगे, वरना प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही हमें हर जगह निकालने। कोई भी फॉर्मूला निकालेंगे, कोई कुछ भी निकालेंगे, आप वहां पे हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट का यूज करेंगे। तो जो नॉर्मल आर्गुमेंट होता है यार, वो -2π से 2π के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो नॉर्मल आर्गुमेंट की बात समझ लो कि नॉर्मल आर्गुमेंट सपोज पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सबसे पहली बात तो सपोज अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y, कैसे पता चलेगा कि एक किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि सपोज आपके पास दिया हुआ है 3 + 4i दिया हुआ है, तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है। दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली भाई ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। अगर -3 + 4i दिया हो तो भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बताओ। x पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। अगर सपोज -3 - 4i दिया हुआ है, तो भाई ये भी निगेटिव है ना, दोनों निगेटिव, तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये सपोज मैं कहूंगी 3 - 4i है, x वाला पॉजिटिव y वाला निगेटिव, तो ऑब्वियसली ये कुछ यहाँ पे होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरीके से आप पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। जब ये पता हो गया कि भाई किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सपोज z = x + i y है, सबसे पहला काम आप थीटा लिखेंगे, tan इनवर्स mod y/x। ये मेरा तरीका है, इसको एकदम याद रखो। कई जगह आपको उल्टा सीधा बता दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, हालांकि सही वो भी होता है, बट आप इस तरीके सबसे पहला काम आपको थीटा tan इनवर्स mod y/x। अनटिल अनलेस कोई भी साइन हमको मतलब नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है, मॉड लेना है। क्लियर। नॉर्मल आर्गुमेंट की भी बात हो रही है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट एकदम याद रख लेना। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा, ठीक है, ये थीटा है, तो सिंपली आप रखेंगे वैल्यू थीटा, ठीक है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कुछ यहां पे, ओके, तो ये क्या कहते हैं भाई, ये पूरा पाई होता है, ये वाला थीटा हम ले लेते हैं यहाँ पे पाई प्लस थीटा। क्लियर। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कुछ यहां पे लाई करेगा, ठीक है, ये थीटा है, तो ये कहते हैं भाई 2 पाई पूरा के इसमें से थीटा घटा दो, तो ये होता है 2 पाई माइनस थीटा। इस तरीके से आप जनरल नॉर्मल वाला आर्गुमेंट लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है अभी, ठीक है। इसे एक बार याद कर लो कि जनरल आर्गुमेंट अगर आपको लिखना है तो थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस, एकदम गधों वाला मेथड है कि अगर क्वेश्चन में गलती से पूछ दे फाइंड, जैसे बोर्ड के एग्जाम जिसे देना हो कि फाइंड आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो आप ये वाला चीज आर्गुमेंट के लिए करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए अलग। अब आते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे भाई, ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी करो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हो गया। अब आते हैं भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे। देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का क्या कहना है भाई कि भाई अब देखो आर्गुमेंट तो किए तो यार काफी वैल्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो थीटा है, 2 पाई आप माइनस करिए चाहे प्लस करिए, काफी वैल्यूज हो सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट का क्या कहना है कि जो आपका थीटा है वो पाई से बड़ा होना चाहिए एंड लेस और इक्वल टू पाई, माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए और पाई के बीच में, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट का सबसे पहला कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, सपोज अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया x + i y, ये तरीका एकदम याद रख लो।
सबसे पहला काम तो आप थीटा लिखेंगे। थीटा क्या लिखेंगे? tan इनवर्स मॉड ओवर y बाई एक्स। पहला तो हमने काम किया क्या? मॉड ले लिया, है ना, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स कर दिया। अब नेक्स्ट केस में क्या करना है भाई? सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहली बात, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अपना जो z है, तो सिंपल सी आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होगी? सिंपली आप लिखेंगे थीटा। क्लियर? अगर ये सेकेंड आर्गुमेंट सॉरी आपके ये कब आएगा? जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एकदम ध्यान से समझते जाओ, वही चीजें हैं सेम। लेकिन जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसमें आप क्या करेंगे? ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा। सेकेंड में भी सेम होता है, पाई माइनस थीटा। ये जब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बताओ, क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में जब आता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहां पे होता है माइनस पाई प्लस थीटा जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्योंकि हमें जो वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करके रखनी है कहां पे भाई? सिर्फ और सिर्फ माइनस पाई से पाई के बीच में। फोर्थ केस में उसमें 2 पाई माइनस थीटा होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब फोर्थ केस में लाई करेगा सिंपली आप नीचे आ जाएंगे, ये माइनस थीटा हो जाता है। ये आपकी थर्ड की बात हो गई। तो माइनस थीटा जब आपका ये लाई करेगा सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये एकदम याद रहना चाहिए, फर्स्ट में थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये जो थीटा है आप सॉरी ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, कुछ यहां पे अगर लाई कर रहा है, चलो पॉजिटिव की पहले बात करें। अगर ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब कि कुछ यहां पे, तो ऑब्वियसली हमें कहीं से कुछ निकालना नहीं है। जैसे सिंपली आपको क्या दे दिया? 4 दे दिया। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको z इक्वल टू 4 दे दिया, इसमें हमें पता भाई इमेजिनरी पार्ट वगैरह कुछ है ही नहीं, तो सिंपली आप पता पा जाएंगे कि ये यहाँ पे कुछ लाई कर रहा है इस वाली जगह पे। इसकी वैल्यू क्या होगी? आर्गुमेंट थीटा कितना होगा भाई? दिख रहा है ना, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, तो 0 ही है, ये आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात? पांचवा छठवां केस, जब ये निगेटिव रियल एक्सिस होगा, सपोज यहां पे z इक्वल टू -4 दे दिया। -4 कहने का क्या मतलब है कि भाई आपका कुछ यहां पे लाई कर रहा है ना? तो कितना एंगल बन रहा है भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये आएंगे भैया आप, तो ये आपका बन रहा है पाई। तो यहां पे जब ये निगेटिव रियल एक्सिस पे होगा, निगेटिव रियल एक्सिस पे होगा, तो ये कितना एंगल बनाएगा भाई? पाई बनाएगा। समझ लो बेटा, यही आएगा एग्जाम में। एक बार बता दे रहा हूं फिर से मैं, अगर कोई कहे भाई ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब कि यहां पे लाई कर रहा है, देन क्या होगा भाई? ये एंगल कितना बन रहा है? ये तो π/2 बन रहा है भाई, माइनस पाई से पाई के बीच में ना, तो सिंपली आप लिखेंगे भैया π/2 होगा। जब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस IA लिख रहा हूं तो कितना होगा? +π/2 होगा। क्लियर है? दिख रहा है बड़े अच्छे से। अगर ये कुछ निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है तो क्या आप ऐसा कहेंगे भाई पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2? नहीं, पाई से आगे बढ़ जा रही वैल्यू, नीचे आ जाएंगे। कुछ आप ऐसे मूव कर जाएंगे क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में, ये -π/2 हो जाएगा। तो 9वां केस कौन सा हो गया भाई? जब निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो वैल्यू आ जाएगी -π/2। बस यही केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं और यही वैल्यूज हमेशा आर्गुमेंट में निकालनी है। शुड आई रिपीट वंस मोर और इट इज क्लियर? क्या हो गया चीता चिल्ली भाई? बताओ भाई, क्लियर है? निगेटिव वाला इमेज रिपीट, क्लियर? तो आई होप मजा आ गया होगा समझ के। ये चीज अभी तक के लिए आपको सबसे अच्छा लगा होगा समझ के कि भाई वाकई में प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम निकालते कैसे हैं, है ना?
ये सारे केसेस भी याद हो गए होंगे। अब कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा बड़े ही धड़ल्ले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। निगेटिव इमेजिनरी, प्लीज रिपीट। निगेटिव, अच्छा अगर निगेटिव की बात करें, सपोज निगेटिव इमेजिनरी अप्लाई करा, मतलब जैसे कि अगर आपको -3 आई दे दिए तो ऑब्वियसली कुछ यहाँ पे होगा, तो इसका एंगल जैसे कि हमने बताया कि -पाई से पाई के बीच में रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई/2 मतलब 3पाई/2, जो कि इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जैसे हमने फोर्थ केस में -θ सिंपली ये देख लिया था -θ, उसी तरीके जब यहाँ पे होगा तो सिंपली आप नीचे आ जाएंगे तो ये एंगल कितना है टोटल, पाई/2 है। चूंकि उल्टा डायरेक्शन मारे तो -पाई/2, तो सिंपली हमने यहाँ -पाई/2 लिख दिया। इनइक्वालिटीज वाली प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस में ना अभी समझाएंगे यार, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले एक बार खत्म तो होने दो। ओके, आ गया समझ। रटना नहीं पड़ना चाहिए, मैं रटा हूं क्या, नहीं ना, रटना है ही नहीं। थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, रियल एक्सिस यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे अगर लाई किया तो पाई/2, यहाँ पे लाई किया -पाई/2, इसमें रटना क्या है भाई, कुछ तो नहीं है। ओके ठीक है भाई, 3पाई/2 क्यों लोगे लोविस से, ये क्या पागल है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाले ने लिखा है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला अगर बेवकूफ है तो आप बताइए, जो ये इनइक्वालिटी उसने दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ इसमें लाई करेगी, इसलिए तो इसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। 3पाई/2 इसमें आता हो तो बता दो भाई, आता है क्या इसमें, आता हो तो बता दो। चलो भाई ये क्वेश्चन करो फटाफट। फाइंड द आर्गुमेंट एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दोनों चीजें जब लिखी हैं तो दोनों चीजें आप बताएंगे, सबसे पहला आप आर्गुमेंट बताएंगे और सेकंड आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताएंगे। और ध्यान रखना जब सिर्फ आर्गुमेंट लिखा होगा, जैसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जिक्र नहीं किया तो सिर्फ आर्गुमेंट लिखा होगा तो भी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हर जगह आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। हाँ हाँ, जेईई मेंस आपका मैसेज दिख रहा है, ठीक है ना। फटाफट बता दो इसकी वैल्यू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, इवन 1 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। बताइए फटाफट। 2पाई माइनस tan इनवर्स 2, अच्छा एक बच्चे ने दे दिया भाई जवाब। हाँ जल्दी बताओ भाई, इसका भी आंसर, ये तो मैं बताना ही भूल गया। कोई बताए आर्गुमेंट ऑफ 0 क्या होता है। यहां मतलब है कि अभी तो हमने यहां पे देख लिया आर्गुमेंट निकालना, यहां पे होगी तो हमने देख लिया, यहां पे होगा तो भी देख लिया, यहां पे होगा तो भी देख लिया, बीच में कुछ भी होगा इस क्वाड्रेंट के ये भी देख लिया, इस क्वाड्रेंट में कुछ भी वैल्यू होगा ये भी देख लिया, इस क्वाड्रेंट में कुछ भी होगा ये भी देख लिया, यहां भी कुछ होगा तो हमने देख लिया। अभी तक किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया भाई इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ओरिजिन का आर्गुमेंट क्या होगा, बताओ भाई फटाफट, जल्दी जल्दी, इस जवाब का इंतजार है मुझे। वेरी गुड खुशी, आपने ये पूछा, खुशी पाटिल, बहुत ही अच्छा दिमाग चल रहा है, ये तो मेरे दिमाग से उतर गया कि ये भी बताया जाता है। तो बताओ भाई, सारा केस हमने डिस्कस कर लिया। YT गेमर 0 बता दिया भाई। YT गेमर नाम क्या है तुम्हारा, नाम ही नहीं लिखते इसमें, 0। क्षितिज शर्मा 0, अभिषेक पांडे 0, क्षितिज शर्मा। और कोई बताएगा? अभी इसी का आंसर सब बता रहे हैं, 2पाई माइनस, अभी सबको पिटाई पड़ेगी। दोनों वैल्यू बतानी है भाई उसमें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी और आर्गुमेंट भी। 0 0। तो देखो भाई सभी बच्चे जो हैं बहुत ही गधे बच्चे हैं। आर्गुमेंट ऑफ 0 जो होता है वो 0 नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है। आर्गुमेंट होता क्या है भाई, tan इनवर्स y/x, यही तो होता है।
भाई जब जीरो की बात आप कर रहे हैं, दिमाग लगाइए, ये 0/0 हो गया, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो या आर्गुमेंट ऑफ ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड। ये चीज अपने कान में बिठा लो, किसी दोस्त से पूछोगे तो लगेगा कि तुम बहुत तेज हो, गधा है, तो पूछ लेना किसी से, भाई आर्गुमेंट ऑफ ओरिजिन बताओ, डर जाएगा वो, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट डिफाइंड। सभी बच्चों ने गलत बताया। फाइंड द आर्गुमेंट एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द वैल्यू। सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अच्छे फॉर्म में हमें करना है। जब भी नीचे आयोटा आएगा, हमने बताया सबसे पहले इसको हटा के ऊपर करना है। तो z इक्वल टू क्या है भाई, 2 + i है, यहाँ पे नीचे क्या है 4i स्क्वायर, ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, +1 i स्क्वायर का हो जाएगा -1, सॉरी 1 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2i, है ना। ये गायब हो गया तो बचा क्या है 2 + i डिवाइडेड बाई 6i। ओके, ये क्या हो जाएगा भाई i/6i, 1/6 प्लस 1/3i, है ना। ये हो जाएगा भाई 1/6 i स्क्वायर का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे i स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली i हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, नीचे माइनस हो जाएगा, तो -i/3 मिल गया। सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला काम हमें निकालना क्या था, दोनों केस में थीटा निकालना था, tan इनवर्स mod y/x, ये चीज निकालनी थी, है ना। अब क्या करना है भाई, tan इनवर्स mod y/x, y कितना है भाई -1/3, x कितना है भाई 1/6, तो क्या बचा tan इनवर्स 2। अब नेक्स्ट केस में हमें क्या चेक करना था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। रियल एक्सिस पॉजिटिव है और इमेजिनरी एक्सिस निगेटिव है। ये पॉजिटिव है ये वाला, लेकिन निगेटिव है, तो मतलब कि कुछ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है। अगर सिंपल आर्गुमेंट हमें निकालना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको दिमाग लगा रहे होगे कि भाई 2π - थीटा होगा, ऑब्वियसली वही होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2π - tan इनवर्स 2। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होगा तो आप कौन सा दिमाग लगाएंगे भाई, सिंपली हम क्या लिखते थे फोर्थ क्वाड्रेंट में -थीटा, तो -tan इनवर्स 2, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल जाएगा। बस सिंपल सी कहानी थी। असमर्थ आपका गलत, आर्गुमेंट tan इनवर्स y एंड p इज इनवर्स tan इनवर्स 2, नहीं -tan इनवर्स 2, ठीक है। नमन अरोड़ा आपका सही है। विजय शर्मा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट गलत है। मोहित कुमार सही है। समर्थ नथीले सही है। चलो, तो ये जिसका जिसका आंसर था करेक्ट है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना। अगर मान लो कोई कहता कि भाई फाइंड द आर्गुमेंट, ये चीज नहीं दिया होता प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, तो आप कौन सा आर्गुमेंट निकालते। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंपली अगर कहता फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालोगे, अनटिल एंड अनलेस दोनों अलग अलग ना पूछा हो। अगर सिर्फ आर्गुमेंट की बात कर तो भी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी दिमाग में बिठा के रखना, क्लियर रहना चाहिए बात। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, जैसे कि Z3 इक्वल टू, सॉरी एक क्वेश्चन ये है, Z इक्वल टू आपका सपोज दिया हुआ है -4 -4i, ठीक है। अब बताओ इसका भाई जल्दी से कोई बता दे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसका कोई प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता दे, या फिर सिंपली आर्गुमेंट बताओ। सिंपली आर्गुमेंट भी अगर मैं पूछता हूं और ये मेंशन नहीं किया तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही, तो अब से भूल जाओ, अब सिर्फ आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, उल्टा कोई बात नहीं हो गया तो। भाई 2π - थीटा होता है जब आप सिंपल आर्गुमेंट की बात करते हैं। आपने लगा ध्यान नहीं दिया, जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं आर्गुमेंट में, तो 2π - थीटा वैल्यू होती है। थीटा tan इनवर्स 2 है, 2π - tan इनवर्स 2, छोटी सी बात है। अब इसमें भी देखो कितना कंफ्यूजन हो रहा, -3π/4, तो कोई π/4, कोई -π/4, क्या है ये, वाह। सबसे पहला काम क्या करना था भाई, थीटा निकालना था। वो कैसे, tan इनवर्स ये mod y/x है ना, ये tan इनवर्स ये mod y/x करना था, ये -4/-4, ठीक है। ये कुछ भी हो प्लस ही आएगा ऑब्वियसली, ये π/4 हो गया, क्लियर। अब क्या करना भाई, ये चेक करना कि किस क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में था तो हमने क्या किया भाई, माइनस पाई प्लस थीटा किया, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। पता नहीं क्या दिक्कत है, शिवम झा क्यों गलत हो रहा है, क्यों पाई बाई 4 वालों क्यों गलत कर रहे हो? सत्यम पांडे, अचित श्रीवास्तव, क्या दिक्कत है भाई? अगर ऐसे ही करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्या दिक्कत है बताओ? सॉरी लिखो फटाफट सब। मतलब कि बच्चों ने किया क्या, सिंपली ये थीटा बता दिया कि यही भैया प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, लो 5/4। अरे भैया ये भी तो चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसी हिसाब से हमें कंडीशंस भी लगानी थी। ये सब कहाँ भूल जाते हो आप यार, कंफ्यूज कैसे हो जा रहे हो? भाई इसीलिए तो मैं बता रहा हूं बार बार एक ही छोटी छोटी चीज। चलो आगे बढ़ो, आओ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देखो, फटाफट एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज समझते हैं। देख लो, सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। और प्रॉपर्टीज जब समझाऊंगा मैं तो किसी का भी दिमाग इधर उधर नहीं उड़ा होना चाहिए, ठीक है? एक एक प्रॉपर्टी समझनी, और जिस प्रॉपर्टी ना समझ में वो मुझे बता देना और समझेंगे उसको, ठीक है ना? आओ, ठीक है, जिसका सही था उसका सही है। कॉम्प्लेक्स कैसे आया? कॉम्प्लेक्स में एक अपना एग्जांपल खुद से लिया हूं भाई। चलो पहली प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं भाई साहब कि मॉड जेड ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो क्या बताओ यार, क्या ये डिस्टेंस कभी निगेटिव भी होता है? नहीं ना। तो मॉड जेड तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा ही। अगर मॉड जेड 0 होगा तो इसका सिंपल से कहने का मतलब है कि ओनली इफ एंड ओनली इफ जेड आपका 0 हो और मॉड जेड ग्रेटर देन 0 होगा और जेड डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी तो मॉड जेड ग्रेटर देन 0 करेंगे। मतलब कि इसको अगर आप अलग करें भाई, मॉड जेड ग्रेटर देन 0 सिर्फ करा है तो ऑब्वियसली जो जेड है वो 0 नहीं होगा, है ना? अगर मॉड जेड इक्वल टू 0 हो रहा है तो ऑब्वियसली जो आपका जेड है वो 0 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी में था कुछ नहीं था। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि भाई जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है आपका ग्रेटर और इक्वल टू माइनस जेड के और लेस और इक्वल टू जेड के। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर सपोज आप मॉड कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 + 4i, है ना? देखना दिमाग एकदम दिमाग से ये सब चीजें जितना आप अपने दिमाग में सिर्फ सोचोगे उतना ही समझ में आएंगे। जैसे सपोज हमने कोई सब एग्जाम्पल, आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। इसका रियल पार्ट क्या है भाई? 3 है ना? अब जब आप मॉड लेंगे, अगर इन केस इमेजिनरी पार्ट नहीं भी रहता है तो भाई इक्वल हो जाएगा। अब जब सपोज जेड है, अगर हमने मॉड जेड की बात की तो ये हो जाएगा भाई √3 3 × 9 और 4 4 16 25, मतलब ये आ जाएगा 5, ठीक है? ऑब्वियसली जो 3 है आपका वो ऑब्वियसली ग्रेटर है -5 से, और ये लेस और इक्वल टू है आपका सिंपली मॉड जेड 5 से। ये चीज समझ में आ रही है? दिमाग से अगर आप खुद से सोचोगे, जैसे मेरा सोचने का क्या तरीका है भाई, जो रियल पार्ट है वो एक छोटी सी वैल्यू है, ठीक है? एक इमेजिनरी पार्ट को हटा दो तो ऑब्वियसली अपने माइनस से, जब पॉजिटिव उसका अगर माइनस से हो या तो बड़ा हो गया तो बराबर होगा, और जो अपना वो प्लस है उससे या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ये चीज एकदम समझने वाली, जिसको जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो इतना नहीं सोच पाए, वो याद ही कर ले। ऐसे सेम केस आपका इमेजिनरी पार्ट के लिए भी यही सेम केस होल्ड करता है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट भी अपने माइनस मॉड्यूलस से बड़ा या बराबर होता है या फिर लेस और इक्वल टू मॉड जेड होता है। ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है? अब क्या है भाई कि मॉड जेड आपका मॉड जेड, अच्छा हाँ ये भी चीज है कि चाहे आप मॉड्यूलस ऑफ जेड लो, ये आप चाहे उसके आर्गुमेंट का मॉड्यूलस लो, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप x + iy का लिखोगे √x² + i² आएगा, चाहे x - iy का लिखोगे वो भी वही चीज आएगा, या फिर आप सिंपली भाई माइनस भी मल्टीप्लाई कर दो वो भी बराबर, या फिर सिंपली आप -z बार कर दो, ये भी बराबर बात। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप आर्गुमेंट उसके कॉन्जुगेट का मॉड ले रहे हैं या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्स है या फिर उसके अंदर माइनस, क्योंकि इसका काम ही प्लस करना। तो ये सारी चीजें एकदम ही बराबर हैं। एक प्रॉपर्टी हमें कॉन्जुगेट में ही देख लेनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई जेड इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ये कैसे आता है भैया? जेड क्या है भाई? यहाँ पे जेड अपना a + i भी है,
वही हमने लिखा है ना, कहाँ, जहां भी लिखा हो। और जेड बार क्या है, ए माइनस आई भी है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉड जेड क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अगर मॉड जेड का स्क्वायर हमने कर दिया तो ये चीज मिल गई। तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर है, जेड इंटू जेड बार आपके मॉड जेड का स्क्वायर के बराबर है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया बड़े आराम से। अब इसको करते हैं इरेज, आ रहा है, होगा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, देख लेंगे, ठीक है। अब इसे इरेज करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, सेम चीज जैसा हमने आर्गुमेंट कॉन्जुगेट वाले में देखा था कि अगर मॉड z1 इंटू z2 रहता था हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉड z1 मॉड z2 डॉट 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 डॉट, इसी तरह का। अगर n तक रहता है, सपोज zn तक रहता तो आप अलग अलग इसे कर सकते थे, ये भी क्लियर है। अगर मैं कहूँ भाई मॉड z1 बाई z2 वाला केस है तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें भी आप वही कहानी कर सकते हैं, मॉड z1 बाई मॉड z2, ये भी एकदम समझ में आ रहा है। बस ये कहना होगा कि भाई z2 अपना जो है 0 के बराबर नहीं है, ओके। अब यार जो चीज आती है भाई वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान लगा के समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझना ध्यान से। अब जो नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी आती है, ये प्रॉपर्टीज में यहां भी लिखा हूं, जिसको नोट डाउन करना है यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं कि भाई जो अपना मॉड ऑफ z1 प्लस या फिर माइनस z2 होता है वो हमेशा या तो लेस होते या तो बराबर होते इंडिविजुअली। अगर आप मॉड z1 ऐड करें और इंडिविजुअली आप z2 ऐड करें तो बताओ क्या ये फैक्ट आपको सही लग रहा है? हल्का सा भी आप सोच पा रहे हो अंदर से कि ऑब्वियसली भाई मॉड z1 प्लस माइनस z2 जो है वो लेस और इक्वल टू होगा मॉड z1 प्लस z2 के। भाई ये दिमाग लगाओ, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज आपने दोनों को ऐड किया देन आपने मॉड्यूलस लिया, और वही चीज अगर हम ऐसा करें कि भाई दोनों को अलग अलग ऐड करें, पॉजिटिव हो रहा है, ऑब्वियसली बात सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सपोज हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक z1 लिया हमने सपोज 2 प्लस 3i, क्लियर है, या फिर ऐसा लेते हैं जो स्क्वायर बन जाए, जैसे 2 दूनी 4, और यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं कि भाई स्क्वायर बन जाए आपका 3 और 4 ले लेते हैं ना, ये बन जाएगा 3 प्लस 4i, ठीक है। और z2 ले लेते हैं भाई 3 माइनस 4i, ठीक है। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है। देखो ध्यान से, अगर आप इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली या तो छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा या तो बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो जैसे कि अगर हमने कहा भाई मॉड z1 प्लस z2 हमने किया, तब देखना केस ये हो जाएगा भाई मॉड z1 प्लस z2 6, और ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 0i। अब इसका जब आप मॉडुलस लेंगे तो ऑब्वियसली इसका 6 आएगा, रूट 6 स्क्वायर प्लस 0, तो ऑब्वियसली 6 आएगा। ये 6 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू 6 आ गई। मैं कह रहा हूं ये लेस और इक्वल टू होता है अगर आपने इंडिविजुअली ऐड किया। अब देखो यहीं से आप थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे होगे, मॉड z1 आप इंडिविजुअल निकालो, मॉड z1 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 भाई, रूट 9 प्लस 16 5। मॉड z2 आप इंडिविजुअली निकालो, ये भी आ जाएगा 5, 9 प्लस 16 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये ऑब्वियसली भाई 6, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस 5 10। तो हमें दिख रहा है ना कि भाई 6 इज लेस और इक्वल टू 10। थोड़ा सा जैसे मैं विजुलाइज कर रहा हूं, आप भी दिमाग में विजुलाइज कर सकते हो कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली छोटा होगा, जब आप इंडिविजुअली दोनों को ऐड कर दोगे भाई बड़ा ही होगा या तो बराबर हो सकता है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम कहानी भाई, यहाँ पे 8i आ जाएगा, 8 आएगा सिंपली इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू सेम रहेगी 10, 8 और इज लेस और इक्वल टू 10। तो सबसे पहले नंबर थी, इस प्रॉपर्टी को याद कर लो। याद अगर नहीं समझ में आया तो एक तरीका समझ लो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड्यूलस लिया है, मतलब पहले आपने या तो ऐड किया या तो सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड्यूलस लिया, तो हमेशा लेस और इक्वल टू होगा दोनों का इंडिविजुअल मॉड्यूलस का सम, मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये याद कर लो। वेरी गुड जेई मेंस, आ गया ना समझ? बहुत ही मेहनत से मैं बता रहा हूं, तो इस मेहनत को खराब मत होने देना। नहीं तो मैं सिंपली ये भी कह सकता भाई क्रैश कोर्स आप इसे याद कर लो, मॉड z1 प्लस z2 या फिर मॉड z1 माइनस z2 इज लेस और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2।
भाई ये एकदम तरीके से समझ लो। आ गया ना समझ क्षितिज? नहीं यार देखो सीमा खान ने कौन सी बात कर दी, कॉन्जुगेट होना एकदम जरूरी नहीं है भाई। Z2 आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया हूँ। सपोज आप 4+3 सॉरी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आप सपोज +3i ले लो, ये भी ले सकते हैं, इसमें करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी करके देख लो भाई, ये हो जाएगा 4 3 Z1 + Z2 करेंगे, ऑब्वियसली इसका भी 5 आएगा, इसका भी Z2 मॉड लोगे 5, अभी भी सेम है वो, खैर Z1 Z2। अब ये मत कहने लगना भैया क्या दोनों का मॉड सेम होना चाहिए नहीं, ये कोई भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के ये फॉर्मूला है। जब इसे ऐड आप करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है, 4 3 7, ये भी 7, 7 + 7i हो जाएगा। अब इसका आप सिंपली मॉड लेंगे, है ना, ये हो जाएगा √49 + 49, तो ऑब्वियसली 7√2 आ जाएगा। ये भी आपका क्या है 10 से छोटा ही है। ये जनरल कॉम्प्लेक्स लिए वैलिड है। क्लियर? क्वेश्चंस कराएंगे क्षितिज, आप टेंशन मत लो, बस ये याद रखो, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये भूलना मत, ठीक है ना। चलो अब इसे इरेज करते हैं, बहुत ही मेहनत से समझा रहा हूं भाई, खराब नहीं होना चाहिए मेहनत। अच्छा अब सेम केस अगर मॉड Z1 + -Z2 है, अभी तो हमने देखा कि लेस और इक्वल टू मॉड Z1 + मॉड Z2 होता है, ये होगा हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू मॉड Z2। अब दोनों को इंडिविजुअली हमने सब्ट्रैक्ट किया है ना, दोनों को वहां पे इंडिविजुअली ऐड कर रहे थे, यहाँ इंडिविजुअली हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये जो चीज है अंदर वाली वो उससे बड़ी होगी। यहाँ पे बस आप एक बार बाहर मॉड ले लो, क्योंकि निगेटिव भी आ सकता है वहां पे, है ना, और मॉड की वैल्यू हम कभी निगेटिव लेते नहीं, तो यहाँ पे मॉड है वहां पे मॉड। जब दोनों को ऐड कर रहे थे तो वहां पे टेंशन नहीं था, वहां भी आप बाहर मॉड लोगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहां पे हम जब लिख रहे थे मॉड, यहाँ पे देखो यहाँ पे था ना ये, तो आप इसके बाहर भी मॉड Z1 + मॉड Z2, बट इसका खैर कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव दोनों रिटर्न ही करेगा, पॉजिटिव का सम पॉजिटिव। बट यहाँ पे दिक्कत थी, ये सपोज बड़ा वैल्यू छोटी वैल्यू होती, ये बड़ी वैल्यू तो निगेटिव आ जाती, इसलिए हमने बाहर एक मॉड लगाया है। यहाँ पे देखो बाहर आपने एक मॉड लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ मॉड बाहर भी एक लगा हुआ है। तो याद रखो मॉड Z1 + -Z2 हमेशा ग्रेटर होगा जब आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेस और इक्वल टू कब होगा? जब आप उन दोनों को इंडिविजुअली ऐड करेंगे। दिमाग में धीरे धीरे बैठ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगर उसी एग्जांपल की मदद से समझे, एक हमने Z1 लिया था 3 + 4i और दूसरा हमने Z2 लिया था 4 + 3i, ये दो अलग अलग हमने लिया था, है ना। अब Z1 + Z2 चलो कर लेते थे, ये हो जाएगा 7 + 7i। मैं कह रहा हूँ ये ग्रेटर और इक्वल टू दोनों का पहले तो मॉड लेंगे और दोनों के इंडिविजुअल, इसका मॉड Z1 कितना आ जाएगा भाई, ऑब्वियसली 5 आएगा ना, 4 4 16 9 25। इसका भी मॉड Z2 कितना आएगा, ऑब्वियसली 5 आ रहा है, तो 5 - 5 है ना, ये कितना होगा भाई 7√2, ऑब्वियसली ग्रेटर और इक्वल टू किसके, 0 के। सेम आप माइनस करके भी देख सकते हैं, माइनस करके भी देखोगे बात वही बराबर आएगी। यहाँ पे तो सिंपली 0 ही रहने जा रहा, जब यहाँ करोगे माइनस करोगे Z1 - Z2 सपोज केस ले लो, यहाँ पे -1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे -i आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, अब √2 होगा, ऑब्वियसली √2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं जो कि आपको रटना है, बस दिमाग से समझना है। तो सबसे पहले बात सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे कि Z1 + -Z2 का होल मॉड इज लेस और इक्वल टू किसके, मॉड Z1 + मॉड Z2 के, और जो Z1 + -Z2 का होल मॉड वो ग्रेटर और इक्वल टू किसके, एक बड़ा सा मॉड Z1 - मॉड Z2। तो याद हो गया। हो गया, आ गया समझ। अब देखो वही चीज, अच्छा है यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा भाई मॉड Z⁴n है, इसको हम इंडिविजुअली पहले मॉड ले लें फिर पावर n कर दें। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई जो हमने अभी पढ़ा कि मॉड Z1 + Z2 लेस और इक्वल टू होता है मॉड Z1 + Z2 के, और ग्रेटर और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ मॉड Z1 - Z2 के। ये सारी प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेंगी अब क्रिस्टल क्लियर। जिसे देखो भाई समझना होगा वो अच्छी तरीके से समझ रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो
तो चलो सबको ही क्लियर है जहाँ तक लग रहा है ना। अच्छा, अगर कोई कहे भाई मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये कितना आता है भाई? ऑब्वियसली 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ऑब्वियसली वो Z1 Z2 मॉड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। मज़ा आ रहा है ना? अब आगे बढ़े, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे भाई। अब देखो कितना समझ में आया आपको। इफ Z माइनस 2 प्लस आई इज लेस और इक्वल टू 2 फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ मॉड Z। बताओ भाई, इसमें मैं सोचने के लिए आपको देता हूं 1 मिनट, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं इसका। बता दो। डीपीपी का सलूशन दे देंगे, आज दे देंगे। सोचो और करो फटाफट, एज सून एज पॉसिबल। करो। बताओ बताओ, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, तेजी तेजी। कई बच्चे बोलते भैया इनइक्वालिटी बताओ, ये बताओ बताओ। तो भाई पूरा सेशन तो होने दो, सब कुछ इनइक्वालिटी भी डिस्कस करें, क्वेश्चन भी डिस्कस करें। आप परेशान मत हो बिल्कुल, है ना। लीस्ट -5 ग्रेटेस्ट 5, वेरी गुड नमन। अब एक जी अरविंद ने बोला तो नमन अरोड़ा ने अपना मैसेज डिलीट कर लिया। क्या दिक्कत है भाई साहब? 2 माइनस रूट 5 एक बच्चा बोल रहा है। अच्छा जी, देखते हैं जी। ठीक है, तो मैं इसका प्रॉब्लम आज जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा इसके छाट के मैं प्रॉब्लम करूंगा। जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो उसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो 40-50 मिनट का बना के अपलोड कर दूंगा, मे बी आज शाम तक, तो उसे आप देख लेना, है ना। 2 माइनस रूट 5। चलें अब करें हम। शुड आई ट्राई? ओके, मैं ट्राई करता हूं। अब मेरा यार सोचने का तरीका क्या होगा भाई? जेड मॉड जेड की चीजें पूछा है, मॉड जेड की वैल्यू पूछा है और ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अगर मॉड जेड का पूछा तो पहले तो हम इसको 2 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तोड़े, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है मॉड Z1 प्लस Z2, यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तोड़ो तो ये 2 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक ये कॉम्प्लेक्स है ना। ये दिया हुआ है भाई लेस और इक्वल टू 2 है ना। अच्छा, अगर हम ग्रेटर वाली चीजें लगाएं 2 माइनस आई, ये किससे ग्रेटर और इक्वल टू होता था? लेस और इक्वल टू तो मॉड Z1 प्लस Z2 होता, तो लेस और इक्वल टू दिया ही हुआ है, लेस और इक्वल टू सब हमें काम नहीं है। ये किससे ग्रेटर और इक्वल टू होता था? तो हमें याद है भैया ने बताया था कि भाई एक बड़ा सा मॉड लगाते हैं और पहले वाले का मॉड लेते हैं, ठीक है, फिर माइनस करते हैं और फिर दूसरे वाले का मॉड लेते हैं। यही भैया ने बताया था ना। यकीन हो तो भैया हम पीछे करेंगे और पीछे करके तुरंत देख लेंगे कि मॉड Z1 प्लस माइनस Z2 किससे ग्रेटर होता है। बड़ा सा मॉड लेते हैं, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 करते हैं। वही चीज यहाँ पे हमने भी लिखी है ना। अब क्या है भाई, यहां से पता चला मॉड Z माइनस 2 माइनस आई इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड Z माइनस, इसका मॉड आप लेंगे 2 माइनस आई का तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 रूट 5 आएगा। ये हो गया। हमें मॉड Z की वैल्यू बतानी, ना कि इसकी वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो क्या दिमाग लगा सकते हैं, हमें ये पता है कि भाई जो ये चीज है आप इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, मॉड Z माइनस
2 माइनस आई, ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू मॉड जेड माइनस रूट 5 के होल मॉड, और ये लेस और इक्वल टू 2 है। ऑब्वियसली जब ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, भाई ये जो चीज है ये इनसे बड़े हैं, और मैं ये कह रहा हूं ये वाले भाई साहब इनसे छोटे हैं। ऑब्वियसली ये जो भाई साहब इनसे छोटे थे, और जब ये इनसे भी छोटे हैं ऑब्वियसली ये इनसे भी छोटे होंगे। ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमें मॉड जेड से सारी वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो मैं ये कह सकता हूं भाई मॉड ऑफ मॉड जेड माइनस रूट 5, ये भाई साहब जो है ये लेस और इक्वल टू 2 के हैं, क्योंकि हमें मॉड जेड से सारी वैल्यूज निकालनी है। कह सकते हो, आराम से कह सकते हो। अब क्या है भाई, अगर ये मॉड आपने हटाया जो बाहर बड़ा वाला है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस रूट 5, ये ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2, और ये लेस और इक्वल टू 2 होगा। मॉड हमने ब्रेक किया तो ऑब्वियसली 2 दो पार्ट में ब्रेक होगा, माइनस 2 और 2 के, है ना। अब क्या है भाई, प्लस रूट 5 दोनों ऐड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 5, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है भाई? लीस्ट वैल्यू है माइनस 2 प्लस रूट 5, ये आपकी लीस्ट वैल्यू है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई? 2 प्लस रूट 5 है, यहाँ पे 2 प्लस रूट 5, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आई थिंक किसी ने अभी तक सही जवाब नहीं दिया था। दिए थे 2 माइनस रूट 5, एक बच्चे ने बताया, वो भी गलत था यार। 2 प्लस रूट 5 विवेक गौर ने सही बताया था। जेड इज लेस देन 2 माइनस रूट 5, नहीं 2 माइनस रूट 5 हालो आपका गलत है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो मेक श्योर कि यार ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे। जहां तक आपसे उम्मीद है कि भाई किसी बच्चे ने नहीं सही जवाब दिया, शायद एक बच्चे ने दिया है बस, और अभी मैं एकदम पागलों की तरह प्रॉपर्टी बताया। लेकिन होता यही है, टीचर कितना भी समझा ले, जब तक आप अपना दिमाग लगा कर उसके एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक चीजें आसान यार नहीं लगेंगी। ठीक है, आज मैं और प्रॉब्लम्स डालूंगा अपलोड करके, समझे। अगर चीजें आसान नहीं लगेंगी जब तक आप इसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन पार्ट नहीं करते। था क्या कुछ इस प्रॉब्लम में? नहीं ना। लेकिन अगेन आपने एप्लीकेशन पार्ट में फोकस नहीं किया, चीजें समझ ली। कॉम्प्लेक्स नंबर कठिन होता है, सभी टीचर समझा भी नहीं पाता और बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। भाई 1-2 घंटे में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दिए 2-3 क्लासेस में, बड़ी बात है। देन आपको भी उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो, घर जाना, बुक उठाना, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर करो, मेहनत करो, एफर्ट करो, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। मॉड के चक्कर में उल्टा साइन कर दिया, कोई बात नहीं पार्क, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सब चीजें गलती नहीं करनी भाई साहब। ठीक है, अब चलो भाई ये सब हटाओ, आओ कुछ देखते हैं, कुछ देखते हैं पोलर फॉर्म। नहीं, पहले आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखें या फिर कल? बताओ भाई। चलो 11:37 हो गया है। अब कल के लेक्चर, या कल शायद आपका मेंटरिंग सेशन है, कल लेक्चर नहीं है ना आपके शेड्यूल में, तो कल का दिन आप रिलैक्स करना। जितने भी बैकलॉग्स क्रिएट हुए धीरे धीरे, जैसे कि अभी सिर्फ 3 चैप्टर्स मतलब 2 क्वाड्रेटिक सीक्वेंस हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना हुआ है उसके बैकलॉग्स आप क्लियर करेंगे। ठीक है, जो कल का आपको समय मिलेगा। मेंटरिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट होगा। ठीक है, मेंटरिंग या तो ऐसे ले लेंगे या तो जूम कॉल से। ओके, जूम कॉल से ज़्यादा बेस्ट रहेगा ताकि सबका चेहरा भी दिखे, है ना। फिर वहाँ पे आप सारी चीज़ें बात कर लेना। बट आज के दिन मैं आंसर पिछला अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, कल का मेंटरिंग सेशन। ओके, तो मन लगा के पढ़ाई करो, अपना 100% दो, नथिंग टू वरी। कुछ सोचना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ब्रश करना है, जाओ ब्रश करो, लेकिन सुबह उठो थोड़ा थोड़ा